अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सब्जेक्ट है हमारे पास जेंडर स्टडीज़ और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। हम रिसेंट लेक्चर में अपनी बाकी थ्योरीज फेमिनिज़म की कवर कर चुके हैं। लास्ट हमने साइको एनालिटिक फेमिनिज़म कवर किया है। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, फिर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम पोस्ट मॉडर्निज़म फेमिनिज़म की थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। दैन हम एक थिंकर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास बटलर हैं, हमारे पास हेलीन है और जैन डेक्वेर हैं। फिर हम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म के जो क्रिटिसिज्म है उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं और एक प्रॉपर्ली उनको समझ नहीं आती, तो मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको प्रॉपर नोट्स दूं और आपको आसान तरीके से टॉपिक समझाऊं। तो आप मेरे साथ बनिए रहिएगा, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर होने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म का कि बेसिकली ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म कब इमर्ज हुई थी। तो जब हमारे पास जो 1960s का एंड था और मिड 1980s, ये वाला जो पीरियड था, यानी जब 1960s ख़त्म हो रहा था और 1980s मिड में पहुंच गया था, उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ की गई कि जितने भी फेमिनिस्ट अपनी बात कर रहे हैं या आवाज़ औरतों के हक़ में उठाई जा रही है, तो बेसिकली वो जो पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं वो कंसर्न कर रहे हैं वाइट मिडिल क्लास वुमेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की औरत को ज़्यादा उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब एशियन वुमेंस हो गई, ठीक है, उनके को निगलेक्ट किया जा रहा है, ब्लैक वुमेंस को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमारे पास पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म आई। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म कब इमर्ज हुई। डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म वालों का। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म बेसिकली एक अप्रोच है जो अब तक हमने फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं, उस थ्योरी से के लिए एक अप्रोच है, यानी एज अ होल डील करती है पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को, जिसमें ये अपने आप को देखते हैं कि जो मॉडर्न एक पोलैरिटीज़ या बाउंड्रीज़ बन गई हैं लिबरल फेमिनिज़म में और रेडिकल फेमिनिज़म को, ये उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रही है, उससे आगे बढ़ के बात कर रही है। यानी जो बातें हम अब तक लिबरल फेमिनिज़म में या रेडिकल फेमिनिज़म में पढ़ चुके हैं कि मेल क्या है, फेमिनिन क्या है, मैस्कुलिनिटी क्या ट्रेड्स है, फेमिनिन के क्या ट्रेड्स है अकॉर्डिंग टू अवर सोसाइटी, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, तो ये सारी चीज़ों को एज अ होल ये उनके लिए एक अप्रोच, न्यू अप्रोच आई है और ये इन मेल एंड फीमेल से आगे और सेक्स और जेंडर से आगे बढ़ के बात करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि आजकल जो LGBTQ की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, जिसमें वो मज़ीद न्यू कैटेगरीज ऑफ द सेक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम मेल के लिए ही का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए शी का, उन्होंने दे और देम की टर्म यूज़ कर दी है, ठीक है। तो चैलेंज करें कि जो सोसाइटी में जो दो टर्म्स मौजूद हैं मेल और फीमेल की, वो सिर्फ वही नहीं पाई जाती, ठीक है, इससे बढ़कर भी आगे सोचा जाए। अब इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक डेफिनेशन आपको दे दी गई है कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म एज अ होल पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को कवर अप कर रहा है और अपने आप को उससे आगे बढ़ के चलता हुआ देख रहा है, उससे आगे की बात कर रहा है, ठीक है। इट सीज जेंडर स्टीरियोटाइप एज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो जेंडर्स के स्टीरियोटाइप है अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, कि ये हमारे जो कल्चर है कल्चरली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं लैंग्वेज के ज़रिए से। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वालों का ये एम है कि ये जो पैट्रियार्कल बाइनरी नॉर्म्स जो हैं इनको ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये चीज़ ख़त्म हो और इंडिविजुअल के अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक चीज़ डिस्कवर हो, यानी जो अपने मेल और फीमेल के रोल्स मुख्तस कर दिए हैं ये चीज़ ख़त्म हो, ये डिफरेंसेस ख़त्म हो और अब इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक चूज़ कर सके कि वो कौन से रोल्स करना चाह रहा है, किस तरीके से रहना चाह रहा है, किस तरह का कपड़ा पहनना चाह रहा है, किस तरीके से सोसाइटी में मूव करना चाह रहा है, ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वालों का कहना है, फेमिनिस्ट का। देन स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म एक मूवमेंट है जो कि हमें ये चीज़ समझाती है कि
जो कल्चर है वो एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, इन अपोजिशन टू ईच अदर एंड ऑफन अरेंज इन हायरार्की। यानी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो या तो एक दूसरे के अपोजिशन के तौर पर खड़े हैं, या उनको डिफ़ाइन किया जाता है, या उनको हायरार्की में अरेंज किया जा रहा है। यानी मर्द और औरतें हैं तो मर्दों को ऊपर रखा गया, औरतों को नीचे रखा गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इनको मैन एंड वुमेन की दे दी है, रैशनल इमोशनल। अब इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, उनको भी कि भाई मर्द ज़रा रैशनल होकर सोचते हैं, वुमेन जो हैं वो इमोशनल होती हैं। यानी चीज़ों को आपने डिवाइड कर दिया है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपने कह दिया कि भाई ये एक दूसरे के ऑपोजिशन में आ रहे हैं और आपने इनको हायरार्की में अरेंज कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो इस बाइनरी व्यू को, जो कि दुनिया का व्यू है, इसको रिजेक्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि जो हिस्ट्री है और जो कल्चर है वो उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट है हर सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए। यानी हमारी जो हिस्ट्री हो गया, हमारे कल्चर हो गया, वो डिफ़ाइन कर रहा है कि भाई मर्द क्या है, औरत क्या है, रैशनैलिटी क्या है, इमोशंस क्या हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म का कि ये जो बेसिक आइडिया है ऑफ द मैन एंड वुमेन, इसको और इनसे रिलेटेड जितने भी रोल्स हैं इसको बेसिकली ये रिजेक्ट कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की थ्योरी क्या है? वही बात स्टार्ट यहीं से होगा कि भाई सेक्स को आपने असाइन कर दिया किसी भी इंडिविजुअल के। आपने कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, इंडिविजुअल, तो आपने उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं आपने उनको देख लिया, उनकी जेनिटेलिया को देख लिया, तो आपने नाम दे दिया कि भाई ये बच्चा लड़का है या ये बच्ची लड़की है। फिर जो वही बच्चा बच्ची जो है वो उस हिसाब से एक्सप्रेस करता है अपने आप को, अपने सेक्स को, तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? जेंडर। यानी आपने बता दिया है कि अगर आप लड़के हो तो आपने कौन से काम करने हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। इसी तरीके से आपने औरतों को यानी बच्चियों को भी बता दिया है, तो वो अकॉर्डिंगली जब वो अपना सेक्स आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या कहें कि ये जेंडर है। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी हमें बताती है कि दोनों सेक्स और जेंडर जो हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। अब सेक्स को बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी सोसाइटी ने सोशली ही इसको कंस्ट्रक्ट किया है ना कि ये वाले पार्ट्स जो होंगे, ये क्रोमोसोम्स इतने होंगे तो हम इसको कह देंगे कि ये फीमेल है, और दूसरा जो ये क्रोमोसोम्स होंगे तो हम ये कह देंगे कि मेल, ठीक है। कोई ठप्पा तो नहीं लगा था ना कि ये लड़का है ये लड़की है। तो वो कहते हैं कि सेक्स भी जो है वो भी आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड है और आपके जो जेंडर है वो भी आपकी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो कॉन्सिक्वेंटली मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में सेक्स और जेंडर वो मुख्तलिफ तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी आप समझ लें इस बात को कि पाकिस्तान में मर्द और औरत यानी मेल एंड फीमेल क्या हैं और इनके जेंडर रोल्स क्या हैं, वो पाकिस्तानी सोसाइटी अपने हिसाब से कर सकती है, यूरोपियन सोसाइटी अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकती है। वहाँ के मेल एंड फीमेल से एक्सपेक्टेशन के रोल्स डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। इट आल्सो हाईलाइट्स हाउ वी क्रिएट अ रिस्ट्रिक्टिव जेंडर बाइनरी, ठीक है। ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करें कि हमने किस तरीके से एक रिस्ट्रिक्टिव सी जेंडर बाइनरी बना दी है अपनी लैंग्वेज में। यानी हमने सिर्फ दो रखे हैं, आप कह सकते हो ना कि दो सेक्सेस रख दी हैं कि या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, तीसरे की गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी। यानी हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। होमोसेक्सुअल्स के लिए कोई वर्ड नहीं है, बस या तो आपने मेल होना है या तो आपने फीमेल होना है। अगर आप इस बाउंड्री से आउट करते हो तो मतलब आप या तो इलिजिटिमेट हो या आप डेलिक्वेंट हो, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और एक गलत इंसान के नज़र से आपको देख रही होती है। तो इस पॉइंट को पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वालों ने हाईलाइट किया हुआ है कि आपने अपनी लैंग्वेज में ही सिर्फ ही और शी रख दिया है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, बाउंड्री बहुत स्ट्रिक्ट रखी हुई है आपने और बाकी सेक्सेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। As a result, this trend allows strict gender roles and expectation to proliferate with patriarchal society। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी patriarchal societies हैं उससे वो strictly एक gender roles और expectation आपने मेल को मेल से अटैच कर दिए, फीमेल के फीमेल से अटैच कर लिए, वो इस patriarchal societies में रहने के लिए आप कह सकते हैं कि इनके लिए ज़रूरी भी है। और इससे ये पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ न सिर्फ बन रही हैं बल्कि ये रिप्रोड्यूस भी हो रही हैं और अपने आप को वक्त के साथ मेंटेन भी रख रही हैं।
अच्छा, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपको कि जो कुछ मॉडर्न फेमिनिस्ट थे वो इस चीज़ से भी आगे गए। उन्होंने बात की कि जो लैंग्वेज है वो ना तो औरतों ने क्रिएट की है और ना ही ये औरतों के लिए क्रिएट हुई है, ठीक है। यानी ये एक आप कह सकते हो कि भाई मर्दों की ही पैदावार है ये लैंग्वेज जो है, लिंग्विस्टिक जो है, क्योंकि इसमें आपने जो फीमेल की डेफिनेशन दी हुई है ना वो फीमेल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपने जो क्वालिटीज़ देखी है मर्दों की ना उसी का रिफ्लेक्शन दे दिया है कि जो इसके ऑपोजिट होगी वो औरत होगी, वो फीमेल होगी। तो इससे क्या हुआ कि आपने फीमेल को हायरार्की में डाउन रख लिया, तो उसको क्या हुआ, हायरार्कल डिसएडवांटेज हो रहा है औरतों को। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वाले क्रिटिसाइज़ करते हैं इस एंड्रोसेंट्रिज्म को और प्रमोट करते हैं कि मुख्तलिफ तरीके आप इस तरह लाएं सामने जिससे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को एक्सप्रेस किया जा सके जो कि सोशल कंस्ट्रक्ट से आगे हों। एंड्रोसेंट्रिज्म यानी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसमें आप मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव को प्रायोरिटाइज कर दो, यानी आप पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ को कहो तो मर्दों को आगे रखो, देन उनके रिफ्लेक्शन में औरतों को रखो, मर्दों को डोमिनेंट रखो और औरतों को उनके सब्जुकेशन में रखो, ठीक है। सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी आ रही है। तो ये ओवरऑल पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वालों का आप कह सकते हो मसला था, उनकी शिकायतें थी कि भाई ये मसले हैं आपकी डेफिनेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल या सेक्स एंड जेंडर में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि भाई किन थिंकर्स ने इस थ्योरी के बारे में अपने के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे हमारे तक पहुंचाया। अब बात करते हैं जी जूडिथ बटलर की। बटलर एक फ़िलासफ़र भी हैं, जेंडर थ्योरिस्ट भी हैं, जो चैलेंज करती है कि जो जनरल व्यू है सेक्स का और जेंडर का और सेक्सुअलिटी का, इसकी मिसाल एक वेब की तरह है, ठीक है। कि अगर पर्सन जो है वो बायोलॉजिकली फ़ीमेल है तो वो फेमिनिन ट्रेट्स को डिस्प्ले करेगी और मर्द को एज अ सेक्सुअल पार्टनर देखेगी। यानी ये एक जो व्यू है हमारा वो इसको चैलेंज करती है कि क्यों मर्द औरत जो है अगर वो फीमेल है क्यों वो फीमेल ट्रेट्स को डिस्प्ले करे, क्यों वो औरतों वाले काम करे जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी से करने चाहिए, और वो मर्द ही को क्यों एज अ सेक्सुअल पार्टनर देखे। औरतें औरतों की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो सकती, ट्रांसजेंडर की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो सकती, अपने क्यों इसका जो वो कह सकते हैं दायरा इतना तंग क्यों रखा हुआ है, ठीक है। अपने अपनी सोच इस मामले में इतनी तंग क्यों रखी हुई है। इंस्टेड बटलर क्लेम करती हैं कि कोई ज़रूरत भी नहीं है कि एक पर्सन के सेक्स के और पर्सन के जेंडर के बीच में कोई कनेक्शन हो। ये कनेक्शन ज़रूरी ही नहीं है कि अगर एक औरत है तो उसके ये जेंडर होने चाहिए, मतलब वो इस कॉन्सेप्ट को वो करती हैं, रिजेक्ट करती हैं कि भाई कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए पर्सन के सेक्स और पर्सन के जेंडर में। वो शी सेड विद इन द डिस्कर्सिव टेरिटरी ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉट ओनली इज जेंडर कंस्ट्रक्टिव बट इज सेक्स कंस्ट्रक्टिव एज वेल। अगर आप कहते हो कि औरतों को मर्दों की ही तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और मर्दों को औरतों की ही तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, तो वही आप कर रहे हो कि जो आप हेट्रोसेक्सुअलिटी की टेरिटरी बना रहे हो ना, इसमें आप जेंडर को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और सेक्स को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट बटलर हमारे पास कहती हैं कि जो सेक्स और जेंडर हैं आर मोर लाइक वर्ब्स देन नाउन्स, ठीक है। आपने इनको वर्ब्स बना दिया है ना कि नाउन्स, यानी सेक्स आपका नाम नहीं है किसी चीज़ का, या जेंडर नाम नहीं है बल्कि ये काम है। आपने इनके साथ चीज़ों को जोड़ दिया है कि भाई वर्ब्स बना दिए इनको कि भाई सेक्स, इस सेक्स वाले मेल फीमेल ये काम करेंगे, ये इनके जेंडर रोल्स हैं, तो नाम तो देना ना हुए ना, इसका मतलब है आपने इनको वर्ब्स बना दिए देन नाउन्स, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको। फिर वो अपनी बात मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कहती हैं We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or woman। यानी हम एक्ट करते हैं, हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना इस तरीके से होता है कि हम अपने इन अंदाज़ों से साबित कर रहे होते हैं कि हम मर्द हैं या हम औरत हैं। वी एक्ट एज इफ दैट बीइंग ऑफ अ मैन और दैट बीइंग ऑफ अ वुमन इज एक्चुअली एन इंटरनल रियलिटी और समथिंग दैट इज सिंपली ट्रू अबाउट अस, अ फैक्ट अबाउट अस। हम इन चीज़ों में इतना स्ट्रांगली, इतना आप कह सकते हो ना कि रियल तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे हम इसको एक रियलिटी, इंटरनल रियलिटी समझते हैं कि हम मर्द हैं या हम औरतें हैं और ये एक हकीकत है हमारे बारे में। Actually, it's a phenomenon that is being produced all the time and reproduced all the time. Say gender is performative is to say that nobody really is gender from start.
असल में वो कहती है कि ये एक फिनोमिना है जिसको बार बार पैदा किया जा रहा है और फिर इसको रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जेंडर जो है, अगर हम कहते हैं कि परफॉर्मेटिव है, तो कोई भी बंदा शुरू से तो कोई जेंडर लेके नहीं आया था, तो ये तो सोशली कंस्ट्रक्टेड हुए ना। बस इसको ये हो रहा है कि भाई आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो और रिप्रोड्यूस कर रहे हो। तो जूडिथ बटलर का मानना है कि भाई वो सेक्स और जेंडर की जो सोशली कंस्ट्रक्शन इसको नहीं मानती, इसके कनेक्शन को नहीं मानती, और हर बंदे की अपनी चॉइस होनी चाहिए। LGBTQ वाली एग्जाम्पल है कि भाई ये वही बात कर रहे हैं कि भाई हम क्यों अपना पार्टनर मेल ही चूज़ करें अगर हम फीमेल हैं, और अगर हम मेल हैं तो हम फीमेल ही क्यों चूज़ करें, ठीक है, हम होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो बटलर का ये कॉन्सेप्ट था। हेलन सीजर्स हमारे पास एक पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर भी हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, और हमारे पास एक प्ले राइटर भी हैं। बेसिकली इन्होंने जो, क्योंकि राइटर है तो इन्होंने जो राइटिंग होती है यानी जो लिखाई होती है, नॉवेल्स लिख लिए आपने, ड्रामा लिख लिए, मर्द जो हजरात थे राइटर्स और फीमेल जो हजरात थे उनकी राइटिंग को कंपेयर किया है, कंट्रास्ट किया है। तो वो कहती हैं कि जो मर्द है ना, उनकी एक टिपिकल तरीकाकार है लिखाई का, लिखने का, जो कि उनके अपोजिशन यानी फीमेल पे बेस करती है, उसमें किसी जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, यानी जेंडर डाइवर्सिटी लैक करिए, बस या मेल या फीमेल, इसी के बीच में इनकी राइटिंग जो है वो आप कैसे इर्द गिर्द घूमती है। और ये जो बाकी बॉडीज़ इनको यानी बॉडी को एक्सक्लूड कर रही है। ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चा जो पैदा होगा वो मेल ही होगा या फीमेल भी होगा, बच्चे तो ट्रांसजेंडर भी पैदा होते हैं, ठीक है, यानी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो जेनिटेलिया है उनमें वो मेल का हो और अंदर हार्मोनल्स उनके फीमेल्स को, जिनको हम इंटरसेक्स कह देते हैं। तो इंटरसेक्स वालों की बात ही नहीं हो रही, यानी आप बॉडी को एक्सक्लूड कर रहे हो और बस आप मेल एंड फीमेल सेंटर हुए हुए हो। तो वो कहती हैं कि भाई मर्दों की राइटिंग बहुत टिपिकल है, उनके मुताबिक जो फीमेल की राइटिंग है ना उसको थोड़ा सा एस्केपिज्म वाले साइड पे आना चाहिए। मतलब कि जो आप रियलिटीज़ हैं इनसे अपने आप को फ्री करो, टेंशन फ्री करो और डिल्यूजन में चले जाओ, इमेजिनेशन में चले जाओ, आप फैंटेसी की वर्ल्ड में कुछ इस टाइप की चीज़ें लिखो कि जिनको ना तो थ्योराइज किया जा सके, ना इनक्लोज और ना इनको कोड किया जा सके, यानी फैंटेसी की दुनिया की तरफ जाओ, निकल आओ इस टिपिकल मर्द और औरतों की उससे जो हो सकते हैं इनकी दुनिया से, इससे थोड़ा आगे चल के बात करो, इससे आगे चल के कुछ लिखो। तो वो बेसिकली इस टाइप ऑफ राइटिंग को डेमोस्ट्रेट भी करती हैं। उनकी काफ़ी राइटिंग स्टाइल हैं उनके काम में जो कि डेंसली आपको मिलेंगी, थ्योरेटिकल, और वहाँ से स्लैंग्स की तरफ चली जाएंगी, फिर फ्लोवी पोइट्री भी उन्होंने की हुई है और एसोसिएटिव वर्ड प्ले भी, यानी उनकी जो राइटिंग है उसमें आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी। जो बात उन्होंने फीमेल राइटर से की है वो उन्होंने खुद डेमोन्स्ट्रेट भी की हुई है। जैक्वस डेरिडा का जो ज़्यादातर काम था वो सिंबॉलिक ऑर्डर पे उन्होंने फोकस किया। यानी वो कहते हैं कि जो हमारे पास सीरीज़ आ रही हैं साइंस की, रोल्स की, रिचुअल की, वो हमारे सोसाइटी के मुताबिक बच्चे को इंटरनलाइज करनी ही करनी है अगर वो सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है। उसने अपना बोलने का अंदाज़, उसने वो लैंग्वेज अडॉप्ट करनी ही है, उस तरीके से बोलना ही है जो औरतों को आप कह सकते हैं फ्रेजाइल चीज़ दे के, फ्रेजाइल के तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया जाता है कि भाई नाजुक हैं, आहिस्ता बात करती हैं, तरीके से उठते बैठती हैं, इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं। मर्द ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेपरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं, ना ड्रेसिंग का ध्यान, भाई रफ टफ फिर रहे होते हैं, बस वो जिस तरह भाई मर्द हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है, अनटाइडी भी हर तरीके से, बस मर्द हैं, ठीक है, वो एक आइडिया सा बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना बच्चे को इंटरनलाइज करनी ही है अगर वो सोसाइटी में मूव करें। तो जो जितना ही एक बच्चा इन लिंग्विस्टिक रूल्स ऑफ सोसाइटी की तरफ जाएगा, इनको सबमिट करेगा, इसी तौर पर बच्चा उस बच्चे या बच्ची में वो चीज़ें मज़ीद ज़्यादा गहरी होती जाएंगी उसके अनकॉन्शियस माइंड में। वो लड़की ना चाहते हुए या चाहते हुए भी अपनी सोसाइटी के मुताबिक वही टिपिकल रोल अप्लाई करेगी और लड़कियों की तरह बिहेव करेगी, सेम गोज़ फॉर द बॉय एज वेल। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से सोसाइटी क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है कांस्टेंट फॉर्म में अपने आप को। तो जैक्वस डेरिडा ने कहा कि भाई जो हमारा सिंबॉलिक ऑर्डर है वो सारा का सारा इस तरीके से है कि हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल तक ही सेंटर्ड बाउंड हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास थिंकर थे जिन्होंने आवाज़ उठाई। बेसिकली ये बाकी आवाज़ें अब तक की जितनी भी रेडिकल लिबरल फेमिनिज्म में थी, औरतें अपने राइट के लिए बात कर रही थी। अब ये एक प्रॉपर आवाज़ उठी थी, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वालों ने प्रॉपर बात की कि भाई वो कहते हैं ना कि सिर्फ आप मर्द औरतों की बात करो और उसमें भी औरतों को आप हायरार्की में बहुत डाउन रख रहे हो, इस चीज़ों से आगे बढ़ के बात करो, ठीक है, औरतों
को वो आप कह सकते हैं कि भाई औरतों का जहन जो है वो सिर्फ मेल सेंटर्ड ही क्यों रहे, वो थोड़ा आगे बढ़ें, उससे आगे बढ़ के सोचें। तो बेसिकली ये सारा एक थ्योरी थी। इस पर क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि भाई आपने तो मसला बता दिया, ठीक है, हम मानते हैं, हम भी यही बोल रहे हैं कि मर्द और औरतें, और मर्द जो है वो बहुत डोमिनेंट हैं, औरतें उनकी सब्जुकेशन में आई हुई है, मसला यही चीज़ चल रही थी। अब आपने सिर्फ थोड़ी सी और बात इसमें आप कह सकते हो कि सेक्सुअल डिज़ायर की बात भी ऐड कर दी बीच में, वो वाली उस वाली आज़ादी की भी बात कर दी, आपने सेक्स को भी सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन आपको यूनिफाइड सोल्यूशन भी तो दो ना, आपने मसले का हल तो बता दिया लेकिन कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया, और आप बहुत एकेडमिकली बात कर रहे हो। इनके बारे में ये बात की गई कि भाई जो आप लैंग्वेज और आइडियाज़ कुछ इस तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाकी कोई समझ ही नहीं सकता कि असल में ये करना क्या चाह रहे हैं या कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपकी जो थ्योरीज़ हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक हैं। इसी तरह जूडिथ बटलर पे ये बात भी की गई कि आपने सेक्सुअल डिज़ायर की बात की औरतों के बारे में, तो भाई कुछ थ्योरिस्ट को या फिलोसफर्स को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हुई कि भाई आप सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में या अपनी ही सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में क्यों सोच रहे हो, कि एज अ फीमेल या मेल आप अपने ही बारे में क्यों सोच रहे हो, बल्कि ज़िंदगी का जीने का मकसद सिर्फ अपने लिए तो नहीं है, आप दूसरों के लिए भी तो जीते हो, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से। इफ़ इन केस कोई भी आपको है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर मिल जाए। और आज हमारा जो हमने फेमिनिज्म की थ्योरी स्टार्ट की हुई थी वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म। हमने जितनी भी थ्योरीज थी वो कवर कर ली हैं, अब हम आगे इनकी ब्रांचेस की तरफ मूव करेंगे। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।